इतिहास लिखते हैं। हाँ हाँ, वही इतिहास लिखते हैं। समझदार तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़। मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। वहां मत जाइए जहां रास्ता ले, बल्कि वहां जाइए जहां कोई रास्ता नहीं हो, और वहां अपने निशान छोड़ जाइए। किसी ने ईश्वर से पूछा, इंसानों में आपके सबसे नजदीक कौन है? पता है ईश्वर ने क्या कहा? हर वो इंसान जिसके पास बदला लेने की ताकत हो, और फिर भी चलिए इसी वीडियो के साथ आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं के बारे में, जिसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने सीखा, और उसकी वक्रता त्रिज्या निकालना, फोकस दूरी निकालना, और उससे संबंधित कुछ सवाल करना। तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक होगा प्रकाश का अपवर्तन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, जो भी पढ़ाया जाता है उसका नोट्स ज़रूर बनाएं, और जो कल का क्वेश्चन दिया गया था कुछ लोगों ने करके भेजा है, अच्छा है, इसी तरीके से आप करके भेजते रहिए, और रफ कलम साथ में लेकर बैठा करिए, जिससे कि जो भी बताया जाए उसको आप नोट करते चलिए। और यदि समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे करके देख लिया करिए। चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट किया जाता है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की घटना। अभी तक हमने परावर्तन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन। परावर्तन में क्या होता था कि प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से टकराती थी, टकराने के पश्चात वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती थी। तो प्रकाश की घटनाओं के बारे में पढ़ा, उसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए थे। प्रीवियस वीडियो में बहुत ही बढ़िया से समझाया गया है, आप जाके वहाँ से उसको सीख सकते हैं। तो चलिए प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करने से पहले जो 2 क्वेश्चन कल का दिए थे, जिसने किया अच्छी बात है, इसी तरीके से करते रहिए। बता देते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगेगा, देखिएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात करनी है, एफ ज्ञात करना है हमको। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ ज्ञात करना है, एफ ज्ञात करना है। और तो एफ आर इज इक्वल टू 2f, यही कल बताए थे। वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी होती है उसकी 2 गुनी होती है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या r इज इक्वल टू दे रखा है, r इज इक्वल टू 32, r इज इक्वल टू दे रखा है, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। r का मान दे रखा है तो r की जगह पर आप रख दीजिए 32। देखिए फार्मूला हमारा है r इज इक्वल टू 2f, तो यहाँ पर रखेंगे r की जगह पर 32 इज इक्वल टू 2f। अब इधर ये देखिए गुणा कर रहा, हमने कहा यदि गुणा करेगा तो इधर भाग, यदि जोड़ करेगा तो इधर घटाना, और इधर घटाना करेगा तो इधर जोड़। तो गुणा कर रहा तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 16 दूनी 32। तो f बराबर कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी उत्तल दर्पण की कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से ये समझ में आया आपको। पहला इस तरीके से लगेगा आपका। और कहा कोई अवतल दर्पण के सामने, ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित, आवर्धित आने का मतलब आवर्धन, आवर्धन जो कि कल बताया गया था आवर्धन के बारे में। अभी देखते हैं आवर्धन। आवर्धन क्या था हमारा, m इज इक्वल टू h डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे h वस्तु की ऊंचाई। तो इसको हम क्या लिखते थे, v बटा u, माइनस का लिखते थे, ऋण का। तो देखिए इसी फार्मूले से हम इसको लगाएंगे। तो कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी, तो वस्तु की दूरी u इज इक्वल टू, अवतल दर्पण है इसलिए दूरी क्या होगी, ऋणात्मक, तो u इज इक्वल टू माइनस का 10। दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब जो h डैश है वो देखिए आपका h डैश वो कितना है, 3 गुना। h डैश जो है वो आपका कितना है, 3 गुना।
बड़ा बन रहा है, आवर्धित तथा वास्तविक, वास्तविक बनता है और आभासी बनता है। प्लस और माइनस का कंडीशन कल वाले में बताया था, जब प्लस रहेगा तो आभासी, जब माइनस रहेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कल वाली वीडियो में आपको अच्छे से बताया गया था, जब ऋण और धन का चिन्ह आता है तो किस तरीके से प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी बनता है। प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझाया गया है। तो यहाँ पर देखिए h का मान जो हो जाएगा वो 3 सेंटीमीटर, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई जो कि बड़ा बन रहा है, और वास्तविक बनता है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, v, यही हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो आप देखिए यहाँ पर h डैश बटे का h इज इक्वल टू v बटे का u, यही फार्मूला है। यहाँ पर माइनस है तो चलिए यहाँ पर माइनस से कटेंगे तो देखिए h और ये देखिए कट जाएगा, ये इधर जाएगा। देखिए तो वस्तु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि उसका 3 गुना, तो हम क्या मानेंगे, वस्तु को 1 सेंटीमीटर ऊंचाई मान लेंगे। तो यहाँ पर और प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई हमारी कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, जो कि 3 गुना आवर्धित बन रहा है। तो देखिए h डैश v बटे का चल नहीं रहा मैं, h डैश बटे का h इज इक्वल टू v अपान u। तो यहाँ पर h डैश की जगह पर हम क्या रखेंगे, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, और यहाँ तो 3 1 h डैश इज इक्वल टू h डैश इज इक्वल टू h v अपान u। h डैश की जगह पर हम रखेंगे 3 और h की जगह पर 1, क्योंकि वस्तु एक है, और v और u की जगह पर 10 माइनस का, ठीक। u का मान दिया 10 सेमी दूरी, तो ये देखिए v इज इक्वल टू हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस का 30। तो वस्तु कहाँ बनेगा, 30 सेमी दूरी पर, और वो भी कहाँ रहेगा, दर्पण के सामने, क्योंकि ये किस में है, ऋण में है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा लगेगा सवाल। फिर से एक बार देख लीजिए, h डैश, अक्सर विज्ञान पढ़ने वाले में मैथ नहीं पढ़ते तो उनको दिक्कत होगी, तो देखिए ध्यान से, केवल v अपान u, ये जो कि ये ऋण में होता है, तो इसको हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में, ये फार्मूला आवर्धन m इज इक्वल टू h डैश अपान h, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो इसको काट देते हैं तो कट जाएगा, तो h डैश बटे h, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 गुना आवर्धित, तो इसके मतलब 3 बटे का वस्तु की ऊंचाई मतलब 1, और इज इक्वल टू बराबर v हमको ज्ञात करना है, u का मान दिया है माइनस का 10। तो देखिए अब ये इधर फिर ये गुणा कर देंगे, ये इसके साथ गुणा कर देगा, ये इसके साथ गुणा कर देता, तो v इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये रहा आपका सवाल, ठीक है ना। तो आपका सवाल हो गया, दोनों सवाल समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपने बढ़िया से समझे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, अब हम प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की घटना, देखिए प्रकाश के अपवर्तन से होने वाली घटना क्या है। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, पारदर्शी माध्यम जिससे प्रकाश आर पार हो जाए तो सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है, जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है, जैसे जिस सब से प्रकाश आर पार हो जाता है तो दूसरे में प्रवेश करता क्या होता है, यह अब भी सरल रेखा में चलता है या अपनी दिशा बदलता है।
हम अपने दिन प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को दोहराएंगे। जो दिन प्रतिदिन कुछ अनुभव है उसको दोहराएंगे। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखरे की तली उठी हुई, पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखरे की तली, जो नीचे की तली होती है वो उठी हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लैब किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है, जैसे कांच का स्लैब है, कांच का टुकड़ा किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है, तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। आप कोई भी मेज पर रखिए, कहाँ भी उस पर कांच का स्लैब रखिए, तो आपको जब बाहर से देखेंगे तो अक्षर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो क्या आपने किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल के आंशिक रूप से डूबे देखा है? आंशिक रूप से डूबे देखा है? यह वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ अर्थात पानी की ऊपरी सतह पर टेढ़ी प्रतीत होती है। पानी के ऊपरी सतह पर टेढ़ी प्रतीत होती है। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते हैं। अभी देखिए, इसको हम इमेज के साइज से कितने बढ़िया से समझते हैं। अभी इमेज देखेंगे, इमेज में आपको दिखाई जाएगा क्या होता है। इन अनुभवों की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? आइए पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने की घटना पर विचार करें। पेंसिल के पानी में डूबे भाग से आपके पास पहुंचने वाला प्रकाश पेंसिल के पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा में आता हुआ प्रतीत होता है। इसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो आपने देखा कि पेंसिल क्यों मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इन्हीं कारणों से जब अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रख कर देखते हैं तो वे उठे हुए प्रतीत होते हैं। इन्हीं कारणों से, ठीक है ना, तो उठे हुए प्रतीत होते हैं। यदि पानी के स्थान पर हम कोई अन्य द्रव जैसे केरोसिन, जो कि मिट्टी का तेल, या तारपीन का तेल प्रयोग करें, क्या तब भी पेंसिल उतनी ही मुड़ी दिखेगी? यदि हम कांच के स्लैब को पारदर्शी प्लास्टिक के स्लैब से प्रतिस्थापित कर दें, क्या तब भी अक्षर उसी ऊंचाई तक उठे प्रतीत होंगे? आप देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों के युग्म के लिए इन प्रभावों का विस्तार अलग अलग है। ये प्रेक्षण सूचित करते हैं कि प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करता। ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को विस्तार से कुछ क्रियाकलाप करके समझे। तो देखिए, कुछ क्रियाकलाप दिया गया है। इससे पहले हम पेंसिल और सिक्के वाला आपको इमेज से समझा देते हैं। तो आप देखेंगे इसमें, देखिए ये हमारा पेंसिल, देखिए ये पानी की सतह पर, देखिए जैसे टूट गई है पेंसिल, मुड़ी हुई दिखाई दे रही है जो सतह है। और यहाँ पर देखिए ये कुछ सतह से उठी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पर और यहाँ से देखिए पानी टूटी हुई, पेंसिल जैसे टूटी हुई दिखाई दे रही है। ये सब देखिए प्रकाश के अपवर्तन की घटना ही है। और क्या कारण है इसको आपने देखा ही है, ठीक है ना। प्रकाश की किरण जब यहाँ पर इससे आ रही हैं तो पारदर्शी माध्यम में जाने के बाद थोड़ा सा देखिए इस तरीके से, ये कई अगर इधर से आ रही है सघन माध्यम से, तो कुछ होता है प्रकाश की किरण जो होती है दूर हट जाती है इस तरीके से, और कुछ होती हैं नज़दीक हो जाती हैं। तो ये सीधे नहीं जाती हैं बल्कि या तो दूर हटेंगी या तो नज़दीक आएंगी। ये माध्यम पर डिपेंड करता है। इसको अभी आगे हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए सिक्का है, आपके सामने सिक्का है। सिक्का देखिए है कहाँ पर वास्तविक, और दिखाई कहाँ पर दे रहा है, आपको दिख रहा होगा इमेज में। सिक्का वास्तविक सिक्का है यहाँ पर, और सिक्का दिखाई देता है पानी में यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको दिखाई दे रहा होगा पानी कहाँ तक भरा हुआ है। चित्र द्वारा सिक्के का दिखाई देना आप देख पा रहे होंगे, प्रकाश के अपवर्तन की घटना ही है, ठीक है ना। तो ये रहा आपके सामने, और कुछ चित्र देखते हैं इमेज और समझने का प्रयास करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की घटना को। ये देखिए प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण हो रहा है। ऊपर से देखिए, ठीक है, और नीचे देखिए तिरछा हो रहा है। ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना ही है, ठीक है। ये प्रकाश के अपवर्तन, किरण आ रही है यहाँ से, ये सोर्स है, और रिफ्लेक्ट होने की बजाय जो यहाँ पर क्या होती है पारदर्शी माध्यम में, ये इधर आ जा रहे हैं। हवा, एयर और पानी, वाटर, ठीक है ना।
इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये प्रकाश की किरण आई और रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे देख रहे हैं ना, यहाँ पर प्रकाश की किरण देख रहे हैं, यहाँ पर दूर हट रही है, यहाँ पर नज़दीक आ रही है। ये डिपेंड करता है माध्यम पर कि माध्यम क्या है, सघन और विरल माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम। और सघन माध्यम विरल माध्यम क्या होता है, जिसके जैसे वायु के सापेक्ष जो जल है वो सघन है, वायु क्या है, विरल है। तो इस तरीके से जो माध्यम होते हैं वो सघन और विरल होते हैं। तो उसको अभी समझेंगे आगे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, आगे कुछ इमेज देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये देखिए प्रकाश के परावर्तन, स्नेल के नियम, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्नेल के नियम, परावर्तन से संबंधित सूत्र फार्मूला देखिए ये आपके सामने है, आप लिख भी सकते हैं, इसका नोट्स बना। स्नेल के नियम के अपवर्तना से संबंधित फार्मूला सूत्र जो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बीच संबंध स्थापित करता है यह निम्नलिखित है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात दोनों माध्यमों तरंगों के फेज वर्गों के अनुपात के बराबर या दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है, ठीक है ना। इसको अभी देखेंगे हम बुक में, ठीक है। तो देखिएगा, ये देखिए नॉर्मल माध्यम, वहाँ पर देखिए प्रकाश की किरण आ रही है और इधर देखिए इसी माध्यम में अपरिवर्तित हो रही है, अपरिवर्तन चीजें कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने इमेज कुछ देखे और आप इमेज से कुछ ज़रूर सीखे होंगे। चलिए अपने टॉपिक पर फिर से चलते हैं। ये देखिए पेंसिल का मुड़ना देख रहे होंगे, अपवर्तन के कारण छड़ी टेढ़ी दिखती है जबकि वह बिल्कुल सीधी है, देख रहे हैं। अपवर्तन का जो परिभाषा है वो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुँचने पर तरंग की गति की दिशा परिवर्तन हो जाता है जिसे अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से देख सकते हैं, आगे देखिए। चलिए अब अपने टॉपिक पर फिर से चलते हैं। तो यहाँ कुछ क्रियाकलाप था, वही जो बाल्टी में पानी भर के देखिए आप क्रियाकलाप, इसको अभी हमने देखा इमेज के साथ, और आप देख सकते हैं 10.7, ठीक है ना। और उसी प्रकार से इमेज पर रखे कटोरे, वही सिक्का का काम है जो कि अभी हमने इमेज में देखा, ठीक है। आप इस क्रियाकलाप को भी कर सकते हैं घर पे बैठकर। सफ़ेद कागज़ की सीट पर जो कि अक्षर पे रखे स्लैब को रखेंगे तो अक्षर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। ये 10.9 क्रियाकलाप है, इन सब क्रियाकलाप को आप करके देख सकते हैं। ये सब प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्या होती है कि जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब जो होता है, आपको बता दें, पारदर्शी माध्यम, मान लीजिए पारदर्शी माध्यम में प्रकाश ये अविलंब है। जब यहाँ पर प्रकाश की किरण, अभी इसको आपने देखा, आता है तो यह अविलंब से दूर या अविलंब की ओर झुक जाता है, अविलंब से दूर हट जाता है या अविलंब की ओर झुक जाता है। ये डिपेंड करता है माध्यम में। यदि ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, ठीक है ना, तो ये तो आएगी, तो ये अगर सघन है तो नज़दीक जाएगी और विरल है तो दूर जाएगी। और यदि ये सघन है और ये विरल है तो यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, और ये विरल है इसलिए ये कहाँ भागेगी, दूर भागेगी। ये माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है कि सघन और विरल क्या होते हैं, ठीक है ना। जिस माध्यम के अणु बहुत नज़दीक होते हैं वो हमारा सघन माध्यम कहलाता है, और जिस माध्यम के अणु बहुत दूर होते हैं वो हमारा विरल माध्यम कहलाता है। तो ये रहा सघन और विरल माध्यम। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा भी हमने देखा, आप बना के लिख भी सकते हैं। जब प्रकाश की
की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में गुजरती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हटती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है ना। और उसके ढेर सारे उदाहरण हमने देखा और कागज़ पे रखी। ठीक है ना। कागज़ के टुकड़े पर सीट पे जो रख के आप अक्षर देखेंगे तो उभरा हुआ दिखाई देगा, और सिक्का देखेंगे तो वो भी तली से उभरा हुआ दिखाई देगा। ये सब घटना जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। अब देखिए वही जो रख के किया जाता है। कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना को समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। वही एक ड्राइंग बोर्ड सफ़ेद कागज़ शीट पर लगानी है, पिन पे रखना है, और उसके बाद आप देखिए इन सबको आप उस पर रखिए। कांच रखेंगे। अब जब कांच रखेंगे तो उस पर जब प्रकाश गिरेगा तो वह अक्षर जो नीचे ड्राइंग शीट रहेगी उस पर जो भी चीज़ रहेगा वह उभरा हुआ दिखाई देगा। ये क्रियाकलाप ऐसे ही करना है। ठीक है ना। आयताकार कांच का स्लैब लीजिए। जैसे आपके पास कोई पारदर्शी शीशा ही है, जैसे मेज़ पर रखा जाता है, कांच रख देते हैं, ऑफिस में कांच रखा जाता है, तो आपके घर में यदि पारदर्शी माध्यम है तो आप कागज़ पर रख के देखेंगे तो अक्षर उठा हुआ दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। ठीक, ये घटना होती है। तो इस क्रियाकलाप को आप देखिएगा करके। तो आइए देखते हैं। ये इस क्रियाकलाप से आप नोट करेंगे कि प्रकाश की किरण ने अपनी दिशा बिंदुओं, देखिए इस क्रियाकलाप में आप नोट करेंगे कि प्रकाश किरण ने अपनी दिशा बिंदुओं ओ तथा ओ डैश, बिंदुओं ओ तथा ओ डैश, ये देखिए ओ और ओ डैश, एक कांच है आपके पास, इसको देखिए करके भी दिखाया है यहाँ पर। ABCD कांच है। तो इस क्रियाकलाप में आप नोट करेंगे कि प्रकाश किरण ने अपनी दिशा बिंदुओं ओ तथा ओ डैश पर परिवर्तित की है। ओ तथा ओ डैश पर परिवर्तित की है प्रकाश किरण। देखिए ओ यहाँ पर है हमारा, ओ हमारा यहाँ पर है और ओ डैश हमारा यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोनों की दिशा जो है परिवर्तित की है। नोट कीजिए कि दोनों बिंदु ओ तथा ओ डैश दोनों पारदर्शी माध्यम के पृथक करने वाले पृष्ठों पर स्थित हैं। AB के बिंदु O पर एक अभिलंब MN खींचिए। AB के बिंदु O पर एक अभिलंब, तो AB के बिंदु O पर एक अभिलंब क्या खींचे? MN। देखिए यहाँ पर N डैश खींचा जा रहा है। ठीक है ना। N डैश खींचा जा रहा है। दूसरा अभिलंब M डैश CD पर खींचा। M डैश देखिए यहाँ पर CD पर खींचा जा रहा है, यहाँ पर MN यहाँ पर खींचा गया, यहाँ पर CD पर खींचा जा रहा है। आप देख रहे होंगे फिगर को और समझ भी रहे होंगे। M डैश CD पर बिंदु O पर खींचिए, बिंदु O डैश पर खींचिए। बिंदु O पर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, देखिए करा बिंदु O पर प्रकाश किरण विरल माध्यम, बिंदु O पर प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम, देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में, अर्थात वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। यहाँ पर आप देखिए जो प्रकाश किरण है ये वायु है, वायु से किस में प्रवेश कर रही है? बिंदुओं से कांच में प्रवेश कर रही है। ये देखिए, तो ये क्या हो गया हमारा? विरल। वायु क्या है? विरल। कांच क्या हो जाएगा हमारा? सघन। ठीक, तो प्रवेश कर रही है। नोट कीजिए कि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। नोट कीजिए कि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक रही है कि दूर हट रही है। आप देखेंगे कि झुक रही है, देख रहे हैं यहाँ पर पता चल रहा है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाएगी तो वो झुक जाएगी, जब विरल माध्यम में जाएगी तब दूर हटेगी। अभी देखना यहाँ पर कितना सिंपल था समझाया गया है, आप इसको बढ़िया से समझिएगा। अच्छे से समझ में आ गया तो प्रकाश का अपवर्तन आप समझ जाएंगे यहाँ से। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अभिलंब की ओर झुक जा रही, क्योंकि जब यहाँ पर बिंदुओं पर हमने एक अभिलंब खींचा, ये बिंदुओं से N डैश और यहाँ से एक अभिलंब खींचा है, तो
किरण विरल माध्यम के सघन माध्यम के अर्थात वायु के कांच से प्रवेश करती है तो नोट कीजिए कि क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। ओ डैश पर प्रकाश किरण ने कांच से वायु में ओ डैश पर प्रकाश किरण ने कांच से वायु में अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन से ये सघन है, विरल यहाँ से देखिए विरल में जा रही है, प्रवेश करती है। प्रकाश किरण अविलंब से दूर मुड़ जाती है। तो अविलंब जो हमारा यहाँ है और प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, देख रहे हैं दूर हट रही है, मुड़ जाती है। दोनों अपवर्तनांक ए बी तथा सी डी, दोनों अपवर्तनांक ए बी तथा सी डी पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मानों की तुलना कीजिए। इस पे आपतन कोण के मान तथा परावर्तन, तो इस पे देखिए आपतन कोण तथा अपरिवर्तन कोण, आपतन कोण तथा अपरिवर्तन कोण जब देखिए यहाँ पर आएगा इस स्थिति में तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इस स्थिति में आएगा तो जब ये दूर हटेगा तो आप सीधी सी बात समझ सकते हैं, यहाँ से दूर हटेगा तो ये कोण क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आपतन कोण के मान की तुलना कीजिए। तो चित्र 10.10 से सतह ए बी पर एक किरण ई पी तिरछी खींचिए। देखिए ई और पी, ई पी तिरछी खींचनी है। तो ई पी यहाँ से आपको देखिए एक ई पी एक तिरछी खींची गई है। यहाँ पर ई पी तिरछी आपतित है जिसे आपतित किरण कहते हैं। ओ डैश अपरिवर्तित किरण है तथा ओ डैश एच निर्गत किरण है। ओ डैश और एच ये निर्गत किरण है। आप देख सकते हैं कि निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर है। निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर है। जो आपतित किरण की दिशा है उसके समांतर क्या है, निर्गत किरण। आयताकार कांच के स्लैब के विपरीत फलक ए बी वायु कांच अंतरापृष्ठ तथा सी डी पर प्रकाश किरण के मुड़ने का परिणाम समान तथा विपरीत है। इसी कारण निर्गत किरण आप देख सकते हैं कि निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर है। ऐसा क्यों होता है? आयताकार कांच के स्लैब के विपरीत फलकों ए बी तथा सी डी पर प्रकाश किरण के मुड़ने का परिणाम समान तथा विपरीत है। इसी कारण ये निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर निकलती हैं। तथापि प्रकाश किरण में थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन होता है। यदि प्रकाश किरण दो माध्यम के अंतरपृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित हो तब क्या होगा, स्वयं करके ज्ञात कीजिए। ये आप स्वयं करके ज्ञात कीजिए। अब आप प्रकाश के अपवर्तन से परिचित हैं। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। प्रत्येक प्रयोग दर्शाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन निश्चित नियमों के आधार पर होता है। परावर्तन के नियम निम्नलिखित हैं। देखिए ये जो नियम है प्रकाश के परावर्तन के वो निम्नलिखित हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं वो देखते हैं हम। आपतित किरण अपरिवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के अपवर्तन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे फिगर भी आप देखे थे कि आपतित किरण जो भी आपतित किरण है, अपरिवर्तित किरण जो यहाँ परिवर्तित नहीं होगा, अपरिवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाला ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम या ये विरल माध्यम सघन माध्यम, दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु, जो आपतन बिंदु है, बिंदु पर अभिलंब, जो अभिलंब है यहाँ पर सभी कहाँ है, एक ही तल में होते हैं। देखिए एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। ये पहला समझ में आया होगा आपको। और दूसरा कंडीशन क्या है वो देखते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग
प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन या अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल का अपवर्तन का नियम किसे कहते हैं? ये आपका है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। यह कोण 0 अंश से बड़ा होता है और 90 अंश से छोटा होता है। यह 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। ठीक, तो 0 से बड़ा, 0 अंश से और 90 अंश से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि जब भी प्रकाश की किरण इस तरीके से जब परिवर्तित होगी तो या दूर हटेगी और या तो झुकेगी। तो 90 अंश का मान मतलब ये होता है 90 अंश। मैथ वाले समझेंगे अच्छे से, तो ये होता है 90 अंश। ठीक है ना। तो यदि I आपतन कोण हो तथा R अपवर्तन कोण हो, I आपतन कोण, जैसे यहाँ पर देखिए ये अभिलंब है हमारा, ये अभिलंब है। अगर ये आपतन कोण हो जाएगा, अपवर्तन कोण, ये यदि I है और ये यदि R है, ये यदि I है और ये यदि R है, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R है, तो साइन I बटे साइन R इज इक्वल टू स्थिरांक, कोई स्थिर मान होगा। ठीक है ना। स्थिरांक का मतलब होगा जो होगा वो निश्चित होगा। ठीक है ना, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस स्थिरांक को क्या कहते हैं? इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। जैसे कि मान लीजिए ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो समझ में आ गया, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है ना। तो इस स्थिरांक को क्या कहते हैं? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ बहुत यूज होगा, ये कन्फ्यूजिंग भी बहुत बना रहता है। ठीक है ना, इस कन्फ्यूजन को दूर करते चलिए। ठीक, आइए अपवर्तनांक के बारे में कुछ विस्तार में अध्ययन करें। ठीक है ना, तो अपवर्तनांक के बारे में कुछ विस्तार में अध्ययन करें। तो आपका अपवर्तनांक, आपने अपवर्तन सीखा, शायद आप बढ़िया से सीखे होंगे और समझ में भी आया होगा। तो आज बस यहीं पर अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम प्रकाश के अपवर्तनांक को सीखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है और इसको निकालना सीखेंगे। इसमें मैथ का यूज ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होंगे तो आप पढ़िएगा इसको। ठीक है ना, तो आप इसको एक बार पढ़े रहिएगा। आपके सामने हम स्लाइड कर दे रहे हैं, कल फिर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं रोक कर, और इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। कल इसी पर हमारा चर्चा होगा। ठीक है ना, ये देखिए निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है ना, आप ये सारी याद रखिएगा, कल याद करके सब इसको दिखाएंगे। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसको याद रखते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़रूर आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। फिर मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।